Hello students, welcome to AS Tutorials. Today we are going to start economics. चैप्टर शुरू करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है, बिकॉज दिस इज़ कम्प्लीटली न्यू सब्जेक्ट फॉर यू. 8th स्टैंडर्ड तक आपने एसएस में सिर्फ 3 पार्ट्स पढ़े थे, दैट इज़ हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स. करेक्ट. एसएस में 3 सब्जेक्ट्स थे, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी. इकोनॉमिक्स 9th स्टैंडर्ड में न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है. सो एक बार हम देख लेते हैं कि व्हाट बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी इन इकोनॉमिक्स. करेक्ट. जैसे हम हिस्ट्री में पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, हम सिविक्स में पॉलिटिक्स के बारे में स्टडी करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में स्टडी करते हैं. इन द सिमिलर मैनर हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं अबाउट द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़. किसके बारे में स्टडी करते हैं हम? अबाउट द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, मतलब द एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू मनी. किसके बारे में हम स्टडी करते हैं? उन सब एक्टिविटीज़ के बारे में जो एक्टिविटीज़ किससे रिलेटेड है? द एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू द मनी. प्रोडक्शन हुआ, कंजम्पशन हुआ. करेक्ट. ये सब कुछ एक्टिविटीज़ है जो किससे एसोसिएटेड है? मनी से एसोसिएटेड है. सो इकोनॉमिक्स में हम इन्हीं एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे. बिकॉज आप लोग इकोनॉमिक्स फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो डायरेक्टली आपको कंसेप्ट्स नहीं दिए हैं, आपको एक स्टोरी दी हुई है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. ये स्टोरी के थ्रू आप लोगों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बारे में बताया जाएगा, डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा. सो बेसिकली इस चैप्टर में हम सिर्फ बेसिक कंसेप्ट्स क्या होते हैं इकोनॉमिक्स के, उनके बारे में स्टडी करेंगे. करेक्ट. बाय अ स्टोरी. सो यहाँ पे हमें एक स्टोरी दी है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. हेडिंग पढ़ के ही पता चल गया है हमें कि ये कोई एक विलेज है और उस विलेज के बारे में हमें बताया हुआ है. सो वेरी फर्स्ट थिंग हमें क्लियरली समझनी है दैट पालमपुर इज़ एन हाइपोथेटिकल विलेज. इसका मतलब क्या है? दिस इज़ एन इमेजिनरी विलेज. बस आपको एक विलेज की स्टोरी बतानी थी, इसलिए उन्होंने कोई भी नाम ले लिया है. ओके. सो रियलिटी में हो सकता है कि ऐसा कोई विलेज हो इंडिया में या इंडिया के बाहर, बट यहाँ पर इट इज़ जस्ट एन इमेजिनरी, जस्ट एन हाइपोथेटिकल विलेज. इस विलेज की स्टोरी के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया गया है कि एक विलेज में या एक टाउन में कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रन करती है. ठीक है. लेट्स स्टार्ट इट. ओवरव्यू हमें दिया है. सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ने मिलने वाला है. The purpose of the story is to introduce some basic concept relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called Palampur. So यहाँ पे क्या बताया हुआ है दैट ये स्टोरी के थ्रू या इस स्टोरी का जो मेन पर्पस है वो पर्पस क्या है? दैट इस स्टोरी के थ्रू आपको प्रोडक्शन कंसेप्ट, मतलब प्रोडक्शन के रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा. एंड इन कंसेप्ट्स को क्लियरली अंडरस्टैंड कराने के लिए एक विलेज लिया गया है जिसका नाम क्या है? पालमपुर. इट इज़ एन हाइपोथेटिकल विलेज. अभी यहाँ पे हमें पालमपुर का कंडीशन क्या है, वहाँ का सिचुएशन कैसा है, उसके बारे में बताया हुआ है. करेक्ट. बाय द एंड ऑफ दिस पेज आप इमेजिन कर पाओगे क्लियरली कि पालमपुर एक कैसा विलेज होगा. ठीक है. फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर, whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport, etc. are carried out on a limited scale. So क्या बताया हुआ है? लाइक एनी अदर विलेज ऑफ आवर कंट्री, मतलब जैसे अगर हम देखेंगे तो यूजुअली विलेजेस के अंदर मेन एक्टिविटी क्या होती है? फार्मिंग होती है ना. उसके अलावा भी बाकी एक्टिविटीज़ होती है, बट जो मेन एक्टिविटी होती है वो क्या रहती है? फार्मिंग. मोस्ट ऑफ द विलेजेस में, सब में नहीं बट मोस्ट ऑफ द विलेजेस में. सो पालमपुर में भी मेन एक्टिविटी जो है वो क्या है? फार्मिंग है. फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी. एंड इसके साथ में और भी बहुत सारी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा. ऐसी कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी इस विलेज के अंदर प्रेजेंट है. दिस प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज, natural resources, man-made items, human efforts, money, etc.
As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. क्या बताया हुआ है यहाँ पे that कोई भी चीज़ का जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन के लिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, कुछ रिसोर्सेज नेचुरल होते हैं, कुछ मैनमेड होते हैं, फिर ह्यूमन बीइंग का भी एफर्ट होता है. इन सब चीज़ों को कंबाइन करके हम गुड्स प्रोड्यूस कर पाते हैं. सो बेसिकली हम लोग यहाँ देखेंगे दैट पालमपुर में कौन सी चीज़ों को यूज़ करके कंबाइन करके कौन से रिसोर्सेस है जिनको यूज़ करके प्रोडक्शन होता है. ओके, इंट्रोडक्शन. अभी यहाँ पालमपुर के बारे में, पालमपुर कैसा विलेज है उसके बारे में हमें बताया है. पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स. Raiganj, a big village, is 3 kilometers from Palampur. An all-weather road connects the village to Raiganj and further on to the nearest small town of Shahpur. Many kinds of the transport are visible on the road, starting from bullock carts, chongas, bogies loaded with jaggeries and other commodities to motor vehicles like motorcycle, jeeps, tractors and trucks. क्या बताया हुआ है यहाँ पे दैट पालमपुर की फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्टिविटी बताइए हमें दैट पालमपुर कितने विलेजेस से कनेक्टेड है और कैसे कनेक्टेड है. तो यहाँ पे हमें बताया है दैट पालमपुर के जस्ट 3 किलोमीटर्स आगे एक और बड़ा विलेज है रायगंज. ओके, अब रायगंज और पालमपुर ये ऑल वेदर रोड से कनेक्टेड है. ऑल वेदर रोड मतलब क्या होता है, द पक्का रोड. जो कच्चा रोड है वो बारिश के टाइम पर हम यूज़ नहीं कर सकते, बट पक्का रोड कैन बी यूज्ड इन द रेनी सीजन्स एज वेल. सो यहाँ पर हमें बताया है दैट पालमपुर और रायगंज पक्का रोड से कनेक्टेड है, द ऑल वेदर रोड जिसको हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं. देन पालमपुर रायगंज के साथ साथ एक और टाउन से कनेक्टेड है जिसका नाम क्या है, शाहपुर. नाउ शाहपुर जाने के लिए हमारे पास बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम द बुलक कार्ट. बुलक कार्ट से लेके ट्रक तक सारे टाइप के ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो है वो पालमपुर से शाहपुर तक जाते हैं. बीट टोंगा बोगी होने दो, देन उसके बाद व्हीकल्स में लाइक मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, जीप, ट्रक, ये सारे रोड्स, ये सारे व्हीकल्स जो है वो उन रोड्स पर रन करते हैं. अब यहाँ पे हमें फैमिलीज़ के बारे में बताया है दैट पालमपुर में कितनी फैमिलीज रहती है और कौन से कास्ट की है, रिच कितने हैं, पुअर कितने हैं, उसके बारे में हमें बताया है. दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज़. कितनी फैमिलीज़ हैं यहाँ पे, अराउंड 450 फैमिलीज़ बिलोंगिंग टू द सेवरल डिफरेंट कास्ट. मतलब यहाँ पे अपर कास्ट फैमिलीज़ भी है, देन SC STs भी है. सो हम देखेंगे कि कितनी अपर कास्ट फैमिली है और कितनी बैकवर्ड ST SC OBCs फैमिली है. The 80 upper caste families own the majority of land in the village. क्या बताया हुआ है यहाँ पे that ये 450 families में से 80 families upper caste को belong करती है. ओके, क्या बताया हुआ है that ये 450 families में से 80 families upper caste को belong करती है एंड ये 80 upper caste families के पास विलेज का मेजॉरिटी लैंड है. मतलब वी कैन से कि ये जो अपर कास्ट फैमिलीज है पालमपुर में ये रिच फैमिलीज है. ओके, देयर हाउसेस, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, आर मेड ऑफ ब्रिक्स विथ सीमेंट प्लास्टरिंग. क्या बताया हुआ है कि इनके घर जो है मतलब बेसिकली हमें विलेज का पूरा कंसेप्ट बताया हुआ है. तो जो 80 अपर कास्ट फैमिलीज है दे आर रिच, दे हैव मेजॉरिटी ऑफ लैंड. इनके जो घर है वो ब्रिक और सीमेंट से बने हुए हैं. द SCs Dalits comprise 1/3 of the population and live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are made of mud and straw. क्या बताया हुआ है यहाँ पे that 450 में से 1/3 families, that is around कुछ 150 families जो है वो दलित्स है, SC क्लास को बिलोंग करते हैं. और ये लोग कहाँ पर रहते हैं, they live in the corner of the village. इनके घर जो है वो बहुत छोटे हैं एंड ये घर पक्का घर नहीं है. दिस आर मेड अप ऑफ मेनली मड एंड स्ट्रॉ. जैसे हमने देखा कि अपर क्लास फैमिली के जो घर है वो किससे बने हुए हैं, ब्रिक एंड सीमेंट से बने हुए हैं.
लेकिन ये जो लोअर क्लास फैमिलीज हैं इनके घर किससे बने हुए हैं? दिस आर मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ, एंड ये लोग बेसिकली कहाँ पर रहते हैं? दे लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज. मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव electric connection. Electricity powers all the tube wells in the field and is used in various types of small businesses. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? दैट जितने भी घर पालमपुर में हैं सबके पास इलेक्ट्रिक कनेक्शन है. देन उसके बाद फील्ड्स में वो लोग ट्यूबवेल्स यूज़ करते हैं सो दैट उनको बारिश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े. करेक्ट. इरिगेशन के लिए उनके पास ट्यूबवेल्स प्रेजेंट है, तो अगर बारिश नहीं भी हुई या कम हुई तो वो लोग ट्यूबवेल्स के थ्रू इरिगेशन कर सकते हैं. पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी schools and 1 high school. There is a primary healthcare center run by the government and 1 private dispensary where the sick are treated. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? दैट पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स है, एक हाई स्कूल है एंड एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है जो गवर्नमेंट रन करती है, एंड इसके अलावा एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी प्रेजेंट है. सो ये हमें पालमपुर के बारे में बताया था. ये सब चीज़ें स्टडी करके हमें पता चलता है कि पालमपुर एक वेल टू डू विलेज होगा जहाँ पर जो बाकी के टाउन्स एंड सिटीज़ से कनेक्टेड है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, जहाँ पर स्कूल्स है, जहाँ पर हॉस्पिटल्स है, या फिर हम कह सकते हैं कि डिस्पेंसरीज प्रेजेंट हैं. सो वी कैन से दैट कि पालमपुर एक ऐसा विलेज है जहाँ पर फैसिलिटीज़ है. देखते हैं यहाँ क्या दिया है. The description above shows that Palampur has fairly well developed system of road, transport, electricity, irrigation, school and healthcare facilities. क्या बताया है? दैट ये डिस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है दैट पालमपुर के पास प्रॉपर रोड फैसिलिटीज़ है, दैट इज प्रॉपरली हम कनेक्टेड है दूसरे टाउन्स एंड सिटीज़ के साथ में. प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी वहाँ पे सारे टाइप के व्हीकल्स रन करते हैं, स्कूल्स भी प्रेजेंट है, एंड साथ साथ में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी पालमपुर में प्रेजेंट है. द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज will take us through the different types of production activities in the village. In village across India, farming is the main production activities. The other production activities referred to as non-farm activities include small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. We shall take a look at both these types of activities after learning a few general things about production. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? दैट पालमपुर इट इज़ एन हाइपोथेटिकल इमेजिनरी विलेज. इस विलेज के थ्रू हम पढ़ेंगे दैट यहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कौन सी होती है. सो बेसिकली प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है. एक होती है फार्म एक्टिविटी और एक होती है नॉन फार्म एक्टिविटी. फार्म एक्टिविटी में क्या आएगा? एग्रीकल्चरल रिलेटेड एक्टिविटीज़. करेक्ट. एंड नॉन फार्म में क्या आएगा? जो इंडस्ट्रीज़ है वो सब किस में आएगी? नॉन फार्म में आएगी. सो इस चैप्टर में हम दोनों टाइप की एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फार्मिंग एक्टिविटी ऑल्सो, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नॉन फार्म एक्टिविटीज़ ऑल्सो. क्लियर. सो सबसे पहले हम कुछ प्रोडक्शन के रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन उसके बाद पालमपुर की फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में स्टडी करेंगे. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. देखते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ क्या है और क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ होती है. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. अभी यहाँ पे बेसिकली हमें बताया हुआ है दैट प्रोडक्शन करने के लिए कौन से रिसोर्सेस रिक्वायर्ड होते हैं. द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वॉन्ट. देर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. क्या बोला हुआ है यहाँ पे? दैट बेसिकली हम प्रोडक्ट्स क्यों प्रोड्यूस करते हैं? सो दैट हमें गुड्स एंड सर्विसेज मिल सके. हमारा जैसा भी नीड्स होता है, हमारे जैसे भी डिज़ायर्स होते हैं, प्रोड्यूसर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाता है. ओके. सो प्रोडक्शन के लिए बेसिकली 4 चीज़ें रिक्वायर्ड होती है. हाउ मेनी रिक्वायरमेंट्स आर देयर फॉर प्रोडक्शन? देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स. आप देख सकते हो यहाँ पर हमें दिया है लैंड, लेबर, डार्क वर्ड्स में देखो, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल के 2 पार्ट है, एंड देन ह्यूमन कैपिटल. तो कितने, इसको हम फैक्टर्स कह सकते हैं. दिस आर कॉल्ड एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो बेसिकली
कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास 4 फैक्टर्स का होना ज़रूरी है। कितने फैक्टर्स का होना? 4 फैक्टर्स का होना ज़रूरी है। बिना इसके हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। करेक्ट? सो लेट्स स्टडी कि ये 4 फैक्टर्स कौन से हैं। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड and other natural resources such as water, forest, minerals etc. So क्या बताया हुआ है that पहला रिक्वायरमेंट जो है प्रोडक्शन के लिए वो क्या होता है? लैंड। अच्छा, लैंड पे अभी सब कुछ आ गया। ओके, अबो दी सरफेस एंड बिलो दी सरफेस। अबो दी सरफेस मतलब वी कैन से दैट जो मिनरल्स या जो कुछ भी नेचुरल रिसोर्सेस हमको लैंड के ऊपर मिलते हैं या लैंड के नीचे जो भी मिनरल्स हमें मिलते हैं वो सब किसके अंदर आएगा? वो सब लैंड में आएगा। ओके, सो सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है प्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए? इज लैंड। ओके, लैंड में लैंड भी काउंट होता है। जो नेचुरल रिसोर्सेज हमको लैंड से मिलते हैं जैसे वाटर हुआ, मिनरल्स हुआ, वो सब किस में काउंट होगा? दैट ऑल विल बी काउंटेड इन द लैंड। बिना लैंड के प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं है। ओके, विदाउट लैंड हम लोग कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या होता है? लेबर। ओके, सो वेरी फर्स्ट थिंग, हम लोग हमेशा लेबर एंड लेबरर में कंफ्यूज होते हैं। लेबर मतलब क्या होता है? काम, वर्क डन बाय द लेबरर, है ना। लेबर का मतलब क्या होता है? इंसान नहीं होता, इंसान यानी लेबरर होगा। ओके, लेबर का मतलब क्या होता है? उस लेबरर ने जो काम किया है उसको हम क्या कहेंगे? लेबर कहेंगे। द वर्क डन बाय a laborer is called as labor. The second requirement is labor, that is people who will do activities. Some production activities require highly educated workers to perform the necessary task. Other activities require workers who do manual work. Each worker is providing the labor necessary for production. So second requirement क्या होता है हमारा? लेबर। लेबर मतलब द वर्क डन बाय द लेबरर। नाउ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में 2 टाइप के लेबर्स रिक्वायर्ड होते हैं। एक होता है द इंटेलेक्चुअल लेबर, मतलब जो एजुकेटेड लोग, जो स्किल्ड लोग हैं वो प्रोवाइड करते हैं। एंड दूसरा होता है द मैनुअल वर्क, मतलब जो मेहनत का या वी कैन से दैट जो फिजिकल वर्क होता है वो किसके अंदर काउंट होगा? मैनुअल वर्क के अंदर काउंट होगा। और दूसरा कौन सा है? द इंटेलेक्चुअल वर्क, जो कौन करता है? एजुकेटेड एंड स्किल्ड वर्कर्स। एंड जो मैनुअल वर्क है वो कौन करता है? द मैनुअल लेबर या अनस्किल्ड लेबर। दोनों मतलब हर प्रोडक्शन में हमको दोनों टाइप के लेबर्स रिक्वायर्ड होते हैं। हमें वो लेबर्स भी चाहिए जो इंटेलेक्चुअल वर्क करेंगे, दैट इज एजुकेटेड एंड स्किल्ड लेबर भी चाहिए होता है। एंड साथ साथ में हमें वो वर्कर्स भी चाहिए होते हैं, वो लेबरर्स भी चाहिए होते हैं जो फिजिकल वर्क करेंगे, दैट इज जो मैनुअल वर्क करेंगे। ओके, सो हमारा सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है प्रोडक्शन के लिए? लेबर। पहला रिक्वायरमेंट क्या था? लैंड। सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। अब नेक्स्ट आता है फिजिकल कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? फिजिकल कैपिटल। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल, दैट इज वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। व्हाट आर द आइटम्स दैट कम्स अंडर फिजिकल कैपिटल? सो क्या बताया हुआ है that जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन के लिए हर स्टेज पर हमें कुछ मटेरियल्स चाहिए होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हो तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपको मशीन्स चाहिए, टूल्स चाहिए, तो ही आप प्रोडक्शन कर सकते हो। सो जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं या हम कह सकते हैं जो इनपुट्स रिक्वायर्ड है प्रोडक्शन के लिए, उसे हम क्या कहेंगे? फिजिकल कैपिटल। करेक्ट, जितने भी इनपुट्स हमको प्रोडक्शन करने के लिए लगते हैं वो सब किस में काउंट होंगे? फिजिकल कैपिटल में। नाउ फिजिकल कैपिटल 2 टाइप का होता है। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। एक क्या है? फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा कौन सा है? वर्किंग कैपिटल। सो देखते हैं कि ये दोनों क्या है। टूल्स, मशीन, बिल्डिंग।
Tools and machine range from very simple tool such as the farmer's plug to a sophisticated machine such as a generator, turbines, computers, etc. Tools, machine, buildings can be used in production over many years and are called fixed capital. So क्या बताया हुआ है हमें that जो tools है, machines, buildings, ये सब चीज़ें जो है, ये सब इनपुट्स जो है वो प्रोडक्शन में 1 साल से ज़्यादा रहते हैं फॉर मैनी यूज़. करेक्ट. अगर आपने एक बड़ी मशीन खरीदी है या मशीन्स अगर आपने परचेस की है या आपने अपने प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री ली है, बिल्डिंग ली है, तो आप उसको एवरी ईयर चेंज नहीं करोगे या फिर एवरी प्रोडक्शन के साथ उसको बदलोगे नहीं. ये मशीन्स, ये टूल्स, ये बिल्डिंग, ये सब आपके प्रोडक्शन में या आपके बिजनेस में ज़्यादा ईयर्स तक रहने वाला है. इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? फिक्स्ड कैपिटल. क्या कहते हैं? फिक्स्ड कैपिटल. इन शॉर्ट, जो भी इनपुट ओवर एंड ओवर यूज़ होते हैं, बार बार यूज़ होते हैं और उसको हम काफ़ी ईयर्स तक यूज़ करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? फिक्स्ड कैपिटल. नेक्स्ट आता है द वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल में क्या क्या होगा? रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड. Production requires a variety of raw materials such as the yarn used by the weaver and the clay used by the potter. Also, some money is always required during production to make payments and buy other necessary items. Raw material and money in hand are called working capital. Unlike tools, machines and building, these are used up in production. So क्या बताया हुआ है यहाँ पे? That production में हमको एवरी स्टेज पर रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं, मनी रिक्वायर्ड होता है. तो ये रॉ मटेरियल और मनी, ये दोनों क्या होगा? दिस विल बी वर्किंग कैपिटल. क्योंकि सपोज अगर आप एक पॉटर हो, ठीक है, आप पॉट्स बनाते हो या फिर जो भी क्ले के रिलेटेड मटेरियल्स है आप वो बनाते हो. आपने एक बार क्ले परचेस कर लिया तो ऐसा नहीं होगा कि आप उसी क्ले को बार बार यूज़ कर पाओगे. आपने एक बार क्ले परचेस किया, आपने उसको यूज़ करके अपने जो भी वेसल्स थे या जो कुछ भी आपको बनाना था आपने बनाया, सेल कर दिया. अब जब आपको नया ऑर्डर मिला तो आपको नया क्ले परचेस करना पड़ेगा क्योंकि पुराना क्ले यूज़ हो चुका है. गेटिंग? जैसे अगर आप एक वीवर हो या सपोज आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आपको क्लोथ बनाने का या सपोज कोई भी ड्रेस बनाने का या शर्ट्स बनाने का आपको ऑर्डर मिला. आपने क्लोथ परचेस किया, शर्ट्स बनाई, सेल कर दी, आपका क्लोथ ख़त्म हो गया. अब जब आपको नया ऑर्डर मिलेगा तो आपको नया क्लोथ परचेस करना पड़ेगा. गेटिंग? मशीन आपको नई परचेस नहीं करनी पड़ेगी. गेटिंग? आपको क्लोथ नया परचेस करना पड़ेगा. सो मशीन क्या हो गया? फिक्स्ड कैपिटल. क्योंकि एवरी ऑर्डर के साथ आपको बार बार नहीं खरीदनी पड़ रही है. एक बार अगर 4-5 साल आपने यूज़ की, ख़राब हुई, वो डिफरेंट थिंग है. लेकिन आपको एवरी ऑर्डर के साथ, जैसे आपको क्लोथ परचेस करना पड़ रहा है, एक बार आपने क्लोथ लिया, प्रोडक्शन किया, वो ख़त्म हो गया, आपको नया लेना पड़ेगा. बट एवरी टाइम यू आर नॉट गोइंग टू बाय द मशीन. सो मशीन क्या होगा? आपका फिक्स्ड कैपिटल होगा. और क्लोथ क्या होगा? आपका रॉ मटेरियल, दैट इज़ वर्किंग कैपिटल होगा. क्लियर? क्योंकि ये प्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहते. एक बार ऑर्डर आया, आपने प्रोड्यूस किया, पूरा का पूरा क्लोथ जाएगा. ऐसा तो है नहीं कि शर्ट बना दी और क्लोथ अपने पास ही बच गया, वैसा नहीं होगा. क्लोथ विल गो विद द शर्ट, लेकिन मशीन इज़ नॉट गोइंग टू गो. सो मशीन हमारा फिक्स्ड कैपिटल है एंड क्लोथ हमारा रॉ मटेरियल है. और रॉ मटेरियल मतलब क्या हो गया? वर्किंग कैपिटल. सो अब तक हम लोगों ने टोटल 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े. पहला था लैंड. लैंड में क्या आ जाएगा? सब कुछ, जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सब किस में आएगा? लैंड. दूसरा हमने पढ़ा अबाउट द लेबर. सो लेबर मतलब क्या होता है? द वर्क डन बाय द लेबरर. जो काम लेबरर्स करते हैं इज कॉल्ड एज लेबर. सो लेबर भी अगेन यहाँ पे बस बताया है हमें कि एजुकेटेड वर्कर्स होते हैं एंड मैनुअल वर्कर्स होते हैं. देन हमने पढ़ा अबाउट द फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल क्या होता है? द इनपुट्स जो रिक्वायर होते हैं प्रोडक्शन के लिए. इनपुट्स अगेन 2 टाइप के होते हैं.
द फर्स्ट वन इज फिक्स्ड कैपिटल एंड द सेकेंड वन इज वर्किंग कैपिटल. करेक्ट, दो टाइप के कैपिटल्स है, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल काफ़ी ईयर्स तक आपके बिजनेस में रहेगा. यू आर नॉट गोइंग टू चेंज इट विथ एवरी ऑर्डर. तो वो क्या है, फिक्स्ड है. रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड, ये आपको बार बार यूज़ होगा. रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया, आपको नया लाना पड़ेगा, आपको वर्कर्स को पे करना है, पैसा, मतलब ये सब चीज़ें आपको बार बार यूज़ होगी. सो दिस इज कॉल्ड एज द वर्किंग कैपिटल. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज द ह्यूमन कैपिटल. ओके, there is a fourth requirement too. You will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market. This days is called human capital. We shall learn about human capital in the next chapter. Okay, so क्या बताया हुआ है यहाँ पे, that लैंड, लेबर और कैपिटल ये सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, लेकिन ये सब अपने आप काम नहीं करते. इनको एक साथ इकट्ठा करना पड़ता है और फिर ये वर्क करते हैं. दैट इज़ ह्यूमन कैपिटल, या फिर हम कह सकते हैं जो बिजनेसमैन होता है या जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या करता है, ये तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करता है एंड देन प्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है. देखो यहाँ पर हमें लिख कर दिया है ना, दैट फोर्थ क्या है हमारा, इम्पॉर्टेंट है. वी नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट आइदर टू यूज योर सेल्फ और टू सेल इट इन द मार्केट. क्या बताया है, दैट ये तीनों को एक साथ कंबाइन करने के लिए हमें एक एंटरप्राइज, एक एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत है, एक बिजनेसमैन की ज़रूरत है, जो क्या करेगा, इन तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करेगा. ये तीनों फैक्टर्स जब कंबाइन होंगे तो ही प्रोडक्शन होगा. अगर लैंड कहीं और है, लेबर कहीं और है, कैपिटल कहीं और है, तो प्रोडक्शन नहीं होगा. ये तीनों को एक साथ लाना पड़ेगा तो ही प्रोडक्शन होगा. और इन तीनों को एक साथ लेकर आने का काम कौन करता है, द एंटरप्रेन्योर, या फिर हम उसे क्या कह सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल. अभी यहाँ पर हमें एक सिंपल एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे हमें पिक्चर दिया है, हमें बताया है दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन. सो ईजिली यहाँ पर हम देख सकते हैं जो फैक्ट्री बिल्डिंग होगा वो हमारा लैंड होगा, लेबर द वर्किंग पर्सन, फिर उसके बाद ये मशीन्स जो है वो क्या है, हमारा फिक्स्ड कैपिटल है. ओके, एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल which are also known as factors of production. क्या बताया हुआ है यहाँ पे, that किसी भी प्रोडक्शन को पॉसिबल करने के लिए, मतलब कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए इन चारों फैक्टर्स को कंबाइन करना ज़रूरी है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. एंड इनको हम क्या कह सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. क्या कहते हैं हम इन्हें, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अगर आपको पूछा दैट व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल. करेक्ट, ये चार हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं. एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फॉर कन्वीनियंस वी विल रिफर फिजिकल कैपिटल एज कैपिटल इन दिस चैप्टर. ओके, सो क्या बताया हुआ है यहाँ पे, दैट स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में हम 3 फैक्टर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं. कौन से 3 चैप्टर, कौन से 3 फैक्टर्स, लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल के बारे में हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, क्या बोला है यहाँ पे, दैट हम सिर्फ इस चैप्टर में 3 फैक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल के बारे में हम कहाँ पर पढ़ेंगे, सेकेंड चैप्टर में. तो अब फिजिकल वर्ड हटा दिया है ताकि बार बार बड़ा वर्ड नहीं बोलना पड़े. अभी फिजिकल वर्ड के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, कैपिटल, है ना. हमने डिफ्रेंशिएट क्यों किया था, क्योंकि 2 कैपिटल्स थे. अब हम दूसरे कैपिटल के बारे में सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे, इसीलिए इस चैप्टर में हम फिजिकल कैपिटल को क्या बोलने वाले हैं, कैपिटल.
सो यहाँ पर हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीट होते हैं।